हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक नए प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिस्ट हम किसे बोलते हैं? हम बोलते हैं कि दो सब्सटेंस विच डिक्रीजेज और इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैटालिस्ट। और ऐसा देखा गया है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या उनके जो कंपाउंड्स होते हैं, ये बहुत ही अच्छे कैटालिस्ट के जैसा क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स behave as good catalyst, एक अच्छे कैटालिस्ट के जैसा क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्या रीजन है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कैटालिस्ट के जैसा क्या करते हैं, बिहेव करते हैं? तो देखिए, इसका पहला रीजन ये होता है कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं या जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करने की, शो करने की टेंडेंसी होती है। वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसके कारण ये एक अच्छे कैटालिस्ट के जैसा क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से हम समझें कि अगर हम आयोडाइड आयन का रिएक्शन पर सल्फेट आयन H2O8-2 के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है I2 और प्लस हमको मिल रहा है SO4-2, ये हमको मिल रहा है। लेकिन ये जो रिएक्शन होता है ये स्लो रिएक्शन होता है, क्योंकि इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही हाई होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि यह वह एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्टेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है टू फॉर्म द प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होगी तो रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस रिएक्शन में जो इस एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम फेरिक आयन के प्रेजेंस में कराते हैं, Fe+3 के प्रेजेंस में, तो ये जो है रिएक्शन फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फेरिक आयन जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो Fe+3 जो होता है वह एक कैटालिस्ट के जैसा क्या करता है, बिहेव करता है। अब ये करता क्या है, देखिए Fe+3 जो होता है वह आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करके और आयोडाइड आयन को आयोडीन में और खुद कन्वर्ट हो जाता है फेरस आयन में। ठीक है, खुद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फेरस आयन। तो देखिए फेरिक आयन किसमें कट हो गया, फेरस आयन। अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर दिया, उसने चेंज कर दिया। क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखने की इनके अंदर टेंडेंसी होती है। तो इसने क्या किया कि फेरस से फेरिक से फेरस में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, गेन के लिया। तो आयोडाइड आयन आयोडीन में चला गया, -1 से 0 में चला गया। मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया और ये अपना खुद का क्या कर लिया, रिडक्शन कर लिया। अब ये जो फेरस आयन है, यह फेरस आयन H2O8-2 पर सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके फिर से यह कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 में और H2O8-2 कन्वर्ट हो जाता है SO4-2 में। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि फिर से फेरस हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, फेरिक आयन में, और पराक्सो सल्फेट आयन जो है वह कन्वर्ट हो गया सल्फेट आयन में। मतलब अगर ओवरऑल रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करोगे तो आपको क्या हुआ, फेरस आयन से फेरस आयन कैंसिल। ठीक है, ये फेरस आयन से फेरस आयन कैंसिल हो गया और देखिए Fe+3 से Fe+3 कैंसिल हो गया और आपको वही रिएक्शन मिल गया। मतलब Fe+3 जो है, जितना Fe+3 यूज किया था फिर से आपको Fe+3 वह मिल गया। मतलब कैटालिस्ट डू नॉट कंज्यूम इन द केमिकल रिएक्शन कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट
शो करने की टेंडेंसी है, जिसके कारण ये शो कर रहा है कैटालिस्ट के जैसा। अच्छा, और क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है? दूसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर ये होती है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं दे है लार्ज सरफेस एरिया, दे है लार्ज सरफेस एरिया फॉर एडजॉर्प्शन, फॉर एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये एडजॉर्प्शन के लिए क्या करता है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी वेसल में क्या लेते हैं, गैसेस लेते हैं रिएक्शन कराने के लिए, तो आपको मालूम है कि गैसेस क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। तो जब तक ये गैसेस एक पास आएंगे नहीं और आकर के कोलाइड नहीं करेंगे, तब तक प्रोडक्ट कहाँ बन पाएगा? तो ये जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो आकर के इसके सरफेस पे क्या होते हैं? एडजॉर्ब होते हैं, उनको एक प्लेस मिलता है और फिर ये आपस में टकराते हैं और प्रोडक्ट का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से कैटालिस्ट जो होता है वो क्या करता है? एक लार्ज सरफेस एरिया क्या करता है? केमिकल रिएक्शन के लिए प्रोवाइड करता है, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। और तीसरी प्रॉपर्टी इसके अंदर ये होती है कि इट फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विथ रिएक्टेंट। यह रिएक्टेंट के साथ आसानी से क्या कर लेता है? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा कि अगर मान लीजिए ए और बी रिएक्ट कर रहा है और ए बी बना रहा है, ठीक है, अगर ये रिएक्शन स्लो है तो हम इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? कैटालिस्ट ऐड कर दिया। तो अब कैटालिस्ट क्या करेगा कि ए के साथ रिएक्ट करके AC बना लेगा, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, और फिर ये जो AC होगा वो B के साथ कंबाइन करके और क्या बना लेगा? AB और प्लस C यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और इस तरह से प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना लेता है रिएक्टेंट के साथ। तो ये तीन प्रॉपर्टी ऐसी होती है ट्रांजिशन मेटल की, जिसके कारण ये एक अच्छे कैटालिस्ट के जैसा क्या करता है? बिहेव करता है। जैसे आप लोग देखते होंगे एग्जांपल में, जब हम हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, जब हम इथीन का हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विथ H2 टू फॉर्म CH3 इथीन से इथेन बन गया। तो हम यहाँ पर कैटालिस्ट क्या यूज करते हैं? निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ठीक है, तो निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये सब क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये कैटालिस्ट के जैसा बिहेव कर रहे हैं। ऐसे ही आपका होता है अगर हम कंटैक्ट प्रोसेस की बात करते हैं, तो कंटैक्ट प्रोसेस क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, उस फर्स्ट स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। यह एक सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड है। यह पहला स्टेप इसमें होता है कंटैक्ट प्रोसेस से। तो यहाँ पर जो हम कैटालिस्ट यूज करते हैं वह यूज करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। देखिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या है? तो ये जो है वेनेडियम का कंपाउंड है और वेनेडियम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो यहाँ पे एक कैटालिस्ट के जैसा बिहेव कर रहा है। ऐसे अगर हम बात करते हैं हैबर्स प्रोसेस की, हैबर्स तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है कि जो N2 गैस होता है वह H2 गैस के साथ कंबाइन करके और क्या बना लेता है? अमोनिया गैस बना लेता है। ठीक है, हैबर प्रोसेस क्या होता है? ये अमोनिया बनाने का क्या होता है? एक मेथड होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग कैटालिस्ट किसका यूज करते हैं? आयरन का यूज करते हैं। तो आयरन क्या है? कैटालिस्ट है। ठीक है, ऐसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं इथीन का, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, जब इथीन का हम पॉलीमराइजेशन करा करके हम पॉलीमर बनाते हैं तो वहां पर एक कैटालिस्ट यूज करते हैं जिसका नाम होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। जिगलर नाटा कैटालिस्ट।
यहां पर जिंगरन आटा कैटालिस्ट में टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड लेते हैं और ट्राई इथाइल एल्युमिनियम लेते हैं। ट्राई इथाइल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इनको मिला करके बोलता है जिंगरन आटा कैटालिस्ट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ये क्या है, ये भी एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही क्या है, कंपाउंड है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब एक कैटालिस्ट के जैसा क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड का क्या मतलब है, देखिए अगर हम ट्रांजिशन मेटल के किसी क्रिस्टल को लें, ठीक है, तो मान जैसे हमने कॉपर का क्रिस्टल लिया तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, कॉपर के ही एटम्स होंगे। जिंक का क्रिस्टल लिया तो जिंक के भी एटम होंगे, ठीक है, जिंक के एलिमेंट होंगे। तो ये हमारे पास एक मेटल क्रिस्टल है किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का। जैसे जिंक का है तो जिंक के एटम होंगे, कॉपर का होगा तो कॉपर के होंगे, आयरन का होगा तो आयरन के होंगे। ठीक है, जिसका भी हो हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, होस्ट एटम। होस्ट एटम मतलब कि जिस एटम से यह बना हुआ है उसको बोलते हैं होस्ट एटम। अब होता क्या है कि इसके क्रिस्टल में ये जो देख रहे हैं बीच बीच में जो स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, या इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड, वॉइड बोलते हैं। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस और वॉइड जो होता है वह इतने साइज का होता है कि जो स्मॉलर नॉन मेटल्स होते हैं लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, बोरान, ये सब आकर के क्या करते हैं, ये सब आकर के इसके इंटरस्टिशियल वॉइड्स में आकर के क्या कर जाते हैं, फिल कर जाते हैं। ठीक है, इसके इंटरस्टिशियल वॉइड्स में आकर के क्या कर जाते हैं, फिल कर जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोल रहे हैं फॉरेन एटम, फॉरेन एटम जो बाहर से आया। तो होस्ट एटम के अंदर बहुत सारे इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं जिसको वॉइड्स बोलते हैं। इसके अंदर जो स्मॉलर, ठीक है, जो स्मॉलर नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, बोरान, ये सब आकर के इसके अंदर क्या कर जाते हैं, फिल कर जाते हैं। और अब हम इस कंपाउंड को बुलाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है कि स्मॉलर नॉन मेटल लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, बोरान fill in the interstitial space of d block elements and form interstitial compound। और interstitial compound का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो स्मॉलर जो होते हैं, जो स्मॉलर नॉन मेटल्स होते हैं, स्मॉलर नॉन मेटल्स लाइक क्या, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरान, S1 ऑक्यूपाई इन interstitial space of metal crystal and form interstitial compounds। ये interstitial compounds का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं, form interstitial compounds। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर जो इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर के फॉरेन एटम फील होता है उसके और होस्ट एटम के बीच में किसी टाइप की केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है। नो एनी बॉन्ड इज फॉर्म, ये ध्यान रखिएगा, नो एनी बॉन्ड इज फॉर्म, यहां पर कोई बॉन्ड नहीं बनता। नो एनी केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, नो एनी केमिकल बॉन्ड इज formed between host atom, जो host atom है
एंड फॉरेन एटम, होस्ट एटम और फॉरेन एटम के बीच में किसी टाइप का केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, जिससे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती मेटल की। जो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पहले रहती है वो अभी भी रहती है। चेंज क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टी नॉट चेंज, सो केमिकल प्रॉपर्टी इज नॉट चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होता है, बट क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी इज चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी इज चेंज। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वॉल्यूम तो उतना ही है, लेकिन मास बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट पहले से क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट पहले से हाई हो जाता है एग्जाम्पल में, ठीक है। हम कहते हैं कि ये वेरी हार्ड हो जाता है क्योंकि डेंसिटी बढ़ जाती है भाई, ठीक है। डेंसिटी बढ़ गई, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही है लेकिन मास पहले से ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इसकी हार्ड हो जाएगी, ठीक है। मतलब सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट इसकी हाई हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसकी कंडक्टिविटी पहले से क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले इन एटम को मोशन करने की स्पेस ज्यादा मिल रहा था, अब स्पेस क्या मिलेगा? कम मिलेगा, ठीक है। तो इसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में जैसे TiC, टाइटेनियम के साथ कार्बन आ जाए, मतलब टाइटेनियम के क्रिस्टल में कार्बन आ जाए, ठीक है। इसके बाद से क्या हो सकता है? ये हो सकता है Mn4H Fe3H BH 0.56 टाइटेनियम TiH 1.7, तो TiH 1.7 मतलब टाइटेनियम के साथ H, मतलब हाइड्रोजन के कुछ एटम के यहाँ एक है तो यह 1.7 के आसपास है, या 1 है तो 1:5 0.56 है। तो यहाँ पर कोई रेशियो फिक्स नहीं है, यहाँ पर जो फॉरेन एटम है होस्ट एटम है उनके बीच में कोई रेशियो फिक्स नहीं है, ठीक है ना। ये रेंडमली क्या है? रेंडमली जो है ऑक्युपाइड है, इनका कोई फिक्स जो है नंबर्स नहीं है। और इसीलिए जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो होते हैं हम इनको बोलते हैं ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। ये कैसे कंपाउंड होते हैं? नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड का मतलब कि यहाँ पर फॉरेन एटम और होस्ट एटम के बीच में कोई फिक्स रेशियो नहीं है। तो जब कोई फिक्स रेशियो नहीं होता, जब फिक्स रेशियो में एटम को नहीं मिलने रहते हैं, तो ऐसे केस में उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है तो उसमें फिक्स है एक सोडियम के साथ एक क्लोरीन, तो स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड है। लेकिन यह कैसा कंपाउंड है? नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक है स्टूडेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के प्रॉपर्टीज को लेकर के डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।